नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज लोकसभा में एक बार फिर अपने आक्रामक तेवरों में दिखाई दिए। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कई ऐसे आरोप लगाए जिसको लेकर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। दरअसल बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहा कि देश में एक से एक बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी मालिक दलित या ओबीसी नहीं है। बीजेपी में ओबीसी समुदाय के सांसद हैं, दलित सांसद और आदिवासी सांसद भी हैं। आपके समुदाय की 50% आबादी है, लेकिन आपके पास कोई शक्ति नहीं है क्योंकि आप अपना मुंह नहीं खोल सकते। यही इस देश की सच्चाई है। और राहुल गांधी का इतना कहना था कि किरेन रिजिजू भड़क गए। उन्होंने कहा, आपको प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई नहीं देता क्या? देश के सबसे ताकतवर नेता का चेहरा आपको दिखाई नहीं देता? वो भी तो ओबीसी समुदाय से आते हैं। इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में अचानक वोट बढ़ने का मुद्दा उठा लिया। उन्होंने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच अचानक 70 लाख नए वोट कहां से आ गए? इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। Found is shocking. almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward or minority. Almost 90%. And I am convinced that that is the story across the country. I am absolutely convinced that the OBC population of this country is not one less than 50%, possibly 55%. 16% are Dalits, 9% are Adivasis, 15% are minorities. Last budget, there was a photograph. You remember the photograph? Of course. वो मक्खन बांटने वाली, हलवा बांटने वाली फोटो। मैं हैरान हो गया कि इस बार फोटो ही हटा दी। हलवा खिलाया मगर दिखाया नहीं किसको खिला रहे। नेता प्लीज। आपको क्या लगा? आपका भी जानना चाह रहे हैं। मुझे लगा कि जब से मैं संसद में आई हूँ, तरह तरह के भाषण होते हैं। मुझे लगा कि ऐसा ही भाषण होना चाहिए नेता का कि एक विजन बताए, देश के लिए विजन क्या है, आगे की सोच क्या है, और इस जो तू मैं चलती रहती है इससे ऊपर उठकर देश के लिए बोले। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका भाषण। One of the historic speech of this parliament, a clearly visionary statement, a statesman speech from Rahul Gandhi ji. Anybody can blame, but you can see that the way in which he presented the issue of unemployment, the way in which he presented the issue of caste census, exactly the way country needs. राहुल गांधी जी ने सदन में अपना भाषण रखा। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो अभिनंदन भाषण होता है, राहुल गांधी जी ने सदन में बोला। मुझे तो आज मन है कि मैं उन्हें राहुल जिनपिंग ही कहूं। 34 बार 34 टाइम्स चाइना 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 34 बार चाइना का नाम लिया है राहुल जिनपिंग ने। मुझे तो लगता है कभी कभी वो जो टीवी सीरियल चलता था अगले जन्म मोहे, तो राहुल गांधी तो अपने मन में कहते ही होंगे कि अगले जन्म मोहे चाइनीज ही की जो, अगले जन्म मोहे चाइनीज ही की जो। इतना चाइना 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 प्रेम है उनका। मगर कुछ तथ्यात्मक विषय भी यहां रखना बहुत आवश्यक है। पहली बात है, राहुल गांधी जी ने कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में बहुत अधिक है और भारतवर्ष पिछड़ा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में। राहुल गांधी जी, हकीकत क्या है? किसने इस प्रकार के इंपोर्ट की व्यवस्था को जन्म दिया? 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों में जब आपकी कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, चीन और भारत के बीच
सर्वाधिक ट्रेड डेफिसिट था 25% का, 25 टाइम्स का ट्रेड डेफिसिट था चाइना और इंडिया के बीच। वो आपके कालखंड में था 2004 से 2014 तक। Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. ये ठीक नहीं है सर। LOP is giving us very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. Leader of opposition has the information from any official source. He must inform the house. If leader of opposition has the information, please inform the house. Okay. Who has told you that foreign ministers visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it. So, I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the house. ऐसा नहीं होता है। तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। कम से कम देश के मामले में तो एक हो, देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए। ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। इसका गौरव विषय है। तो संसद में जिस तरह से हंगामा हुआ, राहुल गांधी जी का भाषण था, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी, उसका जवाब कल प्रधानमंत्री देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने आज जो कुछ कहा उसमें कई विवाद एक साथ खड़े हो गए हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं शांत प्रकाश जाटव जी, नेता बीजेपी के। हमारे साथ हैं डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। अतुल यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और विजय दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात, हरिनाथ उपाध्याय जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी आज बोले हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान जब पहला सेशन लगा था उस समय राहुल गांधी आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए और आज फिर एक बार आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए। लेकिन तब से अब तक ताकत बहुत बदल गई है। अब विपक्ष में अब सहयोग नहीं है, लेकिन मुद्दे वही हैं। और बीजेपी कह रही है, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, दलित समाज का मुद्दा, आदिवासी समाज का मुद्दा और ओबीसी। क्या ओबीसी समाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं? क्या बीजेपी का सवाल है। हरिनाथ उपाध्याय जी, आपको आवाज आ रही है? हरिनाथ उपाध्याय जी, प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि राहुल गांधी जी ने अब तक का सबसे अच्छा भाषण दिया है और विजन पेश किया है देश के लिए, और बीजेपी कह रही है अनर्गल आरोप लगाए हैं। जी नमस्कार जी, उधर से डिस्टर्ब आवाज कहाँ से, आवाज बंद कर जाए। फॉरेस्ट ऑफिस का पेमेंट था ना, तो राहुल गांधी संसद में बोल रहे हैं और संविधान दिखा रहे हैं आज भी, और बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। राहुल गांधी जी ने आज बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सही काम नहीं किया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 70 लाख वोटर आखिरकार कहां से बढ़ गए, जो पिछले 5 साल में नहीं बढ़े थे। उन्होंने तो बहुत सारे मुद्दे चर्चा चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और लगातार चर्चा चल रही है। राहुल गांधी जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जो सवाल उठाए, जो मुद्दे उठाए हैं, उनको लेकर कांग्रेस के नेता खासकर प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि ये पार्टी से ऊपर उठकर उन्होंने
देश के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है और सरकार को उस पर जवाब देना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी जी ने कहा कि बेरोजगारी की जो समस्या है देश में विकराल हो गई है, और इसको ना यूपीए की सरकार ठीक से एड्रेस कर पाई और ना मोदी सरकार कर पाई, यानी 20 साल में बेरोजगारी की समस्या विकराल हो गई है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, वोटर्स डेटा की बात की, चीनी घुसपैठ की बात की, मेक इन इंडिया की बात की और अमेरिका की बात की। इन सब मुद्दों पर चर्चा करें। कुछ खास पैमान एक बार फिर चलते हैं उनके पास, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, राहुल गांधी जी ने आज जो बातें की हैं वो पार्टी हित से ऊपर की हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बेरोजगारी की समस्या पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यूपीए की भी काम नहीं कर पाई थी और आपकी सरकार भी 10 साल में कुछ नहीं कर पाई, इसका तरीका बदलना होगा। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तारीफ की, लेकिन कहा मोदी जी इसको सही तरीके से जो है लागू नहीं कर पाए, नतीजे नहीं मिले। तो क्या कहना चाहती है कांग्रेस? क्या प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं आप लोग, खासकर इस मुद्दे पर? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी और आदरणीय विशेषकर राहुल गांधी जी देश की विजन के साथ है, और चाहे अपनी सरकार हो चाहे विपक्ष के नेता के द्वारा अच्छे काम किए जा रहे हो, उन्होंने उसकी प्रशंसा की है। अगर खराब काम है तो उसकी बुराई की है, चाहे अपनी सरकार की हो चाहे वर्तमान सरकार की हो। तो ऐसे नेता आजकल कहाँ मिलेंगे नवीन जी? भैया, उन्होंने अपनी सरकार की जो कमियां थी, जहाँ जो हम दूर हो गए थे अन्य जमीन के लोगों से, उसकी भी बात की। और ये सरकार की तो लगातार वो आलोचना कर ही रहे हैं, जो अगर अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया की बात आप करते हैं, और जहां बुराई की बात है जैसे बेरोजगारी की बात है, रोजगार के अवसर कोई सृजित हो नहीं रहे हैं, चीन घुसपैठियों की मामला आई हो। अब इस सरकार का क्या भरोसा, जब अपने देश में इतना बड़ा महाकुंभ लग रहा है, उसमें इतनी बड़ी घटना हो गई और आज तक उन्होंने कोई आंकड़े मृत्युओं की जारी नहीं कर पाई, और जो पत्रकार आदि मुद्दा उठाते हैं उनको हड़काया जाता है। भैया, इतने दिन में घायलों का कोई अपडेट नहीं दिया गया, इसी में चीन लगातार हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन पत्रकार मीडिया सब पर इनका दबाव है, कोई उठा नहीं रहा है। तब दूसरे की सरकार आएगी तब पता चलेगा कि इन्होंने चीन को कितना क्या दिया क्या नहीं दिया, और ये लगातार कह रहे हैं कि हमारे कहीं घुसा नहीं। तो ये सब कैसे पीछे हटने लगे अगर घुसा नहीं? देखिए, अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि राहुल जिनपिंग की बात कर रहे थे, वो अलग बात है। उन्होंने अपने बाप के रूप में ही मोदी को कहा कि मोदी हमारे बाप है, देश के बाप है, जिसको हम लोग स्वीकार करते हैं। मोदी एक जनप्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री है, किसी के बाप कैसे हो सकते हैं? तो वो राहुल की क्या बात करेंगे? देखिए विजन, आज जैसे राहुल जी ने कहा पिछड़े दलितों के हक और हुकूमत की बात, अधिकार की बात, आप बताइए नवीन जी, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, ये सब जो प्रमुख मंत्री है, इसमें कितने पिछड़े दलितों की भागीदारी है? कितने पिछड़े मंत्री बनाए गए आप बता दीजिए। यही राहुल जी कह रहे हैं। हमारे जो है संविधान में कांग्रेस के पहले से जो आरक्षण लागू हुआ संसद विधानसभा में, वो आप संसद जनप्रतिनिधि तो बना रहे हैं, लेकिन आप उनको अधिकार कहाँ दे रहे हैं? महत्वपूर्ण पदों पर कहाँ नियुक्त करते हैं? जहाँ अधिकार की बात आती है उनको आप बोलने नहीं देते हैं। जो राहुल जी ने कहा मोदी के पिछड़े दलित आज जो सांसद है वो कह रहे हैं हमको कोई अधिकार नहीं, चुप करा दिया जाए। अच्छा, आप दूसरी घटना देखिए। लेकिन प्रधानमंत्री लोग कह तो रहे हैं, प्रधानमंत्री तो खुद दलित समाज, आदिवासी समाज, उससे ओबीसी से आते हैं, तो उनका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? रिजू जी कह रहे हैं वहां पर। अच्छा देखिए नवीन जी, क्या प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के तो पिछड़े में थे क्या? वो तो पैदा हुए सामान्य में। जाति की बात कर रहे हैं ना, जाति तो उनकी ओबीसी समाज से ही आते हैं ना। वो आप समाज की बात कर रहे हो, जाति की बात कर रहे हो, जाति का जनगणना की बात कर रहे हो, उस पर जवाब दिया बीजेपी ने। नहीं, वो कहा जब उन्होंने मुख्यमंत्री बने तब अपने को पिछड़े जाति में शामिल किया, सब सुख जाते उन्होंने सामान्य वर्ग के लिया, सब संस्कृति लाभ सामान्य वर्ग की, उनकी विचारधारा आरएसएस से प्रभावित रही, इसीलिए तो जातिगत जनगणना की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। जातिगत जनगणना कराने से उनको यह लगता है कि पिछली जाति के दलित आदिवासी सभी लोग जो है माइनॉरिटी, ये पता चल जाएगा कि इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, तो वो हक मांगने लगेंगे। अरे भाई, हम तो हक देंगे ही, जब तक उनको हक नहीं देंगे नवीन जी तब तक देश वास्तविक सामाजिक न्याय की अवधारणा। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी, राहुल गांधी जी का आज जो भाषण था, बहुत सारे मुद्दों पर आपत्ति बीजेपी को हो सकती है, लेकिन कुछ एक सामाजिक मुद्दे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे ऐसे थे जिस पर उन्होंने अपनी सरकार को भी घेरा। यूपीए के जमाने में भी अच्छा काम ने, ये भी कहा, और उन्होंने कुछ एक मुद्दों मोदी जी की तारीफ भी की है।
तो इसको किस तरह से देखते हैं आप लोग जो है? फिर राहुल गांधी जी ने ये तो सही बोला कि इनके समय में नहीं था काम, और ये भी पक्की बात है कि भ्रष्टाचार में भी तमाम रिकॉर्ड जो हैं इनके जिस वक्त में ये सांसद थे और उससे पहले जब इनके पिता जो है वो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने तो खुद स्वीकार किया था कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जो है वो पहुंचता है, यानी 85% जो है भ्रष्टाचार को स्वयं प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया। और इनके समय में जिस वक्त में मनमोहन सिंह जी थे, उस वक्त में मनमोहन सिंह जी ने कहा कि 1 रुपया भेजते हैं और 5 पैसा पहुंचता है, यानी 95% भ्रष्टाचार था, इसको इन्होंने स्वीकार किया। तो जाहिर सी बात है कि जब खुद प्रधानमंत्री इस चीज को स्वीकार कर रहे हों तो उसमें तो चर्चा का विषय ही नहीं है। आपके समय में शासन जो है वो मजबूरी में चल रहा था और जनता उस वक्त में परेशानी झेल रही थी। जिस तरीके से इन्होंने आज अपने भाषण में चीन के सिर्फ चीन 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 करा, उससे साफ जाहिर हो गया कि इनका जो मन स्थिति है वो सिर्फ चीन के इर्द गिर्द है। चीन को ही इन्होंने व्यापार में उन्नत बताया, चीन को ही हर क्षेत्र में उन्नत बताया, और भारत को इन्होंने चीन के सामने ऐसे पेश किया जैसे कि हम कुछ भी नहीं है। आप असेंबलिंग करने की एक मोबाइल लेकर के आपने कहा कि ये मैन्युफैक्चर यहाँ होना चाहिए, असेंबल क्यों नहीं हो रहा? आपने वो स्थिति पैदा ही नहीं होने दी। आप जब से मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे उसके बाद में जो यहाँ की पॉलिसीज बनी, इंडिया का जितना भी व्यापार था, यहाँ का जो प्रोडक्शन था, अव्वल तो एक दौर था केवल 2 या 3 कार बना करती थी भारत में, एक मारुति, एक एम्बेसडर, एक कंटेसा, इसके अलावा कोई गाड़ी ही नहीं बना करती थी। आज उन सब जो नियम बनाए हुए थे, आपने उन सब नियमों को धता बताया। हमने वो सारे नियम जो थे, जो आपके समय में केवल सीमित दायरे में, मतलब घड़ियां तक आपको मैं बता दूं कि बाहर से स्मगल करके आया करती थी। तो इस तरीके से कांग्रेस का एक काम करने की शैली रही। मोदी सरकार ने 2014 के बाद में वो सारे रास्ते खोले और वो आज ये रास्ते तो पहले खुल गए थे जो है शायद प्रकाश जी, ऐसा थोड़ी है। 2010 में जब आपकी बात कर रहे हैं, बहुत सारी हुंडई थी, कार थी, बहुत सारी कंपनी आ चुकी थी, और मनमोहन सिंह जी ने 90 से लेकर उस दौरान, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी काफी काम हुआ था। 2014 में तो बहुत दूसरे काम हुए, वो अलग बात है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है। बात समझें कि जो है, मेरी बात समझें जी, बोलिए। मेरी बात समझें आप, कोई बात नहीं, आप अपनी बारी में बोलना, पहले मेरी बात तो सुने पूरी। हमने जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बल दिया, आपने अभी बात कह दी मेरी बात को काट करके। यहाँ का मोती उद्योग जो था ना, वो सारा चाइना के पास चला गया। फिरोजाबाद, पुरदिल नगर का सारा मोती उद्योग हमारी आंखों के सामने चला गया। वो सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होना शुरू हो गया। यहाँ का कालीन उद्योग जो है ना, चाइना में होना चला गया, जो यहाँ पर था। तो ऐसा नहीं है, ये कहने से काम नहीं बनेगा कि हमने जो है वो कांग्रेस ने जो है बहुत ठीक है, कांग्रेस प्रगति दे रही थी, कांग्रेस का काम था, मगर हमने जिस तरीके से मेक इन इंडिया की, भैया तुम्हारे यहाँ पर नहीं बनाएंगे, तुम्हारा यहाँ का बना हुआ नहीं लेंगे, तुम्हें हमें हमारे यहाँ करके बनाना होगा, ये नीति पर। क्योंकि ये जो शेर को कहते हैं ना कि ये जो है ना शेर जो है वो शेर कुछ नहीं है, वो शेर मेक इन इंडिया का कंसेप्ट ये है कि अगर तुम्हें अपना मोबाइल भारत में बेचना है तो तुम्हें भारत में आकर के मोबाइल बनाना होगा। उससे हमारी टैक्स सेविंग होती है, उससे हमारे यूथ को यहाँ पर काम मिलता है। इसलिए मोदी जी ने इस कंसेप्ट को शुरू किया कि मेक इन इंडिया। अभी ये जो मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट है वो मेड इन इंडिया वाला विषय नहीं है। अभी मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग हो रही है, पक्की बात है, मगर उससे हमारे देश के यूथ को रोजगार मिल रहा है। वो इंडस्ट्रियां जो चाइना में काम करती थी, अमेरिका में काम करती थी और दूसरी कंट्रीज में काम करती थी, वो बातें भारत में आकर के। ठीक है, तो आप कह रहे हैं बहुत काम हुआ है और कांग्रेस कह रही काम नहीं हुआ है। ठीक, अतुल यादव जी, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे उद्योग हैं जो आपके जमाने में भी, कालीन उद्योग की बात हो चाहे बाकी उद्योग हो, वो सब जो है लगातार गिरते रहे, बेरोजगारी दर बढ़ती गई उत्तर प्रदेश की। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? राहुल गांधी जी कह रहे हैं पिछली सरकारों ने भी अच्छा काम नहीं किया और ये सरकार भी अच्छा काम नहीं कर पा रही है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा।
आपका म्यूट है, म्यूट, आवाज बंद ऑन करिए। बोलिए, लगता आवाज आ रही। विजय दुबे साहब, आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी जी का आज का जो भाषण था वो क्या पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटके था? मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी, आ रही है। चलिए आप बोल लीजिए, अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा। नहीं, अभी जो जाटव साहब ने कहा कि 2014 की बात करी कि उसके बाद ही कार्य बननी स्टार्ट हुई। क्या वाकई में 2014 से पहले हम खाना ही नहीं खाते थे, या देश चल ही नहीं रहा था, या यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं थे? यानी कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही उद्योग धंधे खुले हुए। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो आपके चैनल पर बैठ करके ऐसा बता रहे कि 2014 जब मोदी जी आए तभी सबने खाना खाना स्टार्ट किया, तभी देश को लोगों ने जाना, उसके बाद कहे जाना ही नहीं। यानी कि कितना बड़ा झूठ आपके चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं। रही बात माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो जाति जनगणना की बात की गई, उससे पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अखिलेश यादव जी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना से जो है सामाजिक न्याय की बात होती है, और सामाजिक न्याय से ये पता चलेगा जो पिछड़े वर्ग के सांसद, दलित वर्ग के सांसद, अल्पसंख्यक वर्ग के सांसद और अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के जो सांसद हैं, इनकी भागीदारी ज्यादा हो पाए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद बोल पाते हैं ये बता दें, इसी पे आपकी डिबेट है आज। यानी कहीं ना कहीं जब इनके मंत्रिमंडल में बहुत सारे इतने सारे सांसद गण हैं, और नहीं मंत्रिमंडल में जो मंत्रीगण हैं, उनमें गिने चुने मंत्री ही अपनी बात को रख पाते हैं, बाकी तो कई बार बात ही नहीं रख पाते हैं। यानी कि सांसदों की स्थिति तो वाकई में किस प्रकार की है, ये तो पूरी देश दुनिया, हमारा देश के सभी नागरिक देख रहे हैं, जहां से चुन के आते हैं वो लोग भी देख रहे हैं। तो अतुल यादव जी, आप लोग राहुल गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी संसद में? नहीं, मैं उनकी जो उनके द्वारा बात उठाई गई है वो भाजपा के संदर्भ में बात उठाई गई, उसके संदर्भ में आपकी बात रख रहा हूं। दिल्ली में आप विरोध कर रहे हैं तो इसलिए मुझे लगा इंडिया गठबंधन आप ममता बनर्जी को बनाना चाहते हैं नेता, राहुल गांधी को हटा के। इंडिया गठबंधन के संदर्भ में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा हमेशा कहा गया है, जो भारतीय जनता पार्टी को जिस राज्य में जौन सा नेता या जौन सा दल उनको परास्त कर पाएगा, उनको हरा करके सत्ता में काबिज होगा, उसका हमारा समर्थन है। माननीय राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं और रहेंगे। हमारा माननीय राहुल गांधी, जो हमने दिल्ली के संदर्भ में परसेप्शन एक अलग बात है कि तेलंगाना का चुनाव हो रहा था तो वो उनका समर्थन करने चले गए थे, विरोधी का, कांग्रेस के विरोध में जो पार्टियां लड़ रही थी। तो ये तो जो अपने हिसाब से आप लोग बातों को तोड़ मरोड़ के जो है। नहीं नवीन जी, समाजवादी पार्टी जो है एक अपनी निजी, हमारा गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन, लेकिन हमारा किसी से विलय थोड़ी ना है। हम समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों बल पे चलते हैं। इंडिया गठबंधन में हमारी विचारधारा के अनुसार हम चल रहे हैं। और रही बात हमारा संगठन जो है इस समय लोकसभा में हम 37 सांसदों के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी वहां पर है। हम अपने दम पर हैं और हमारे साथ जो है माननीय राहुल गांधी जी का तो हम सम्मान करते हैं। ठीक है, आप सम्मान करते हैं। अभी दोबारा फिर आऊंगा। विजय दुबे साहब, आज जो राहुल गांधी जी ने कहा है, जो भाषण है वो क्या पार्टी पॉलिटिक्स से हट के है, और उन्होंने जो बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, बहुत सारे मुद्दे उठाए उन्होंने, और जो ये माना जा रहा, प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि ऐसा भाषण सबको देना चाहिए, इसमें देश के लिए विजन है। आपको दिखाई देता है कोई विजन है इसमें देश के लिए कि बेरोजगारी की समस्या पिछले 20 साल से विकराल बढ़ती जा रही है, दूर नहीं हो पा रही है, सरकारों कुछ नए तरीके सोचना पड़ेगा, ऐसा कहना चाहते हैं राहुल जी? पार्टी के सांसद है वो, और राहुल जी की बहन भी है, तो उन दोनों रिश्तों के साथ देखा जाए तो उन्हें ये राजनीतिक तौर पे भी समर्थन देना चाहिए। वो उन्होंने अपना काम किया, समर्थन दिया, लेकिन चूंकि अपोजिशन लीडर हैं लोकसभा में, एलओपी की पोस्ट होल्ड करते हैं राहुल जी, तो राहुल जी का जो टोटल भाषण है वो ऐसा नहीं है कि केवल जो है उन्होंने एक लाइन अगर कह दी कि साहब मेक इन इंडिया अच्छा प्रोग्राम था लेकिन फेल हो गया। क्या मतलब इसका मतलब है कि सरकार नहीं चला पाई उसको। बात भाई, आप किसी को पहले उसकी बात को सराहना करिए, भाई प्रोग्राम तो अच्छा बनाया था आपने, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं कर पाए, आइडिया अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए आप जी। तो कुल मिला करके उन्होंने बार बार ये बात सरकार के मत्थे पे थोपी कि साहब कि चाइना जो है कब्जा करके बैठा है, आप डिनाई करते हैं, लेकिन वो जमीन उनके पास है, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चाहे वो असेंबल इन इंडिया, उन्होंने कहा इस बात को, और कहा कि साहब आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मेड इन इंडिया नहीं हो, असेंबल इन इंडिया है। तो मैं क्या
मान सकता हूं कि भाई उन्होंने जो सबसे पहले लाइन जो 2-4 शब्दों का इस्तेमाल किया था वो बीजेपी के फेवर में किया था। अरे नहीं भाई, राहुल जी का भाषण बहुत स्पष्ट तौर पे ये बात कहता है कि आपने अपने देश में बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया। आप 14 साल से और 2014 से सत्ता पे काबिज हैं, तो आप हमको बताइए भाई, या अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, हमारे यहाँ पर कारखाने नहीं खुलेंगे जो कि वहां, और इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप चाइना को रिप्लेस करना चाहते थे मेड इन इंडिया के तहत, तो भाई वो प्लान जो है वो कहाँ गया? धरातल पे तो दिखना चाहिए ना। और आज जो है आप एंटरप्राइज करने के लिए कहते हैं, नए एंटरप्रेन्योर बनाने की बात करते हैं, आप लोन देने की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात तो करते नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जो है, आप अगर एक दशक की बात है, बहुत कम समय नहीं होता एक दशक, तो एक दशक में कितना एम्प्लॉयमेंट दिया आपने? भाई इस देश की जनसंख्या कम नहीं है ना, बड़ी जनसंख्या को सर्व करना है, निश्चित तौर पर बड़ा टास्क है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी का भाषण है वो तो मैसेज कुछ और करता है राजनीतिक तौर पे। लेकिन विजय जी अगर देखा जाए, अभी हालिया बजट की बात करें, इससे पहले भी जो बजट आए, सरकार स्टार्टअप्स को लेके और रोजगार बढ़ाने को लेके प्रयास तो करते दिखाई देती है, भले नतीजे जो है वो उस हिसाब से नहीं आते जितनी हमारे देश की आबादी है। तो इस पर तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जो है जो चुप्पी साध लेते हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस भी अगर कहे कि साहब हमने इसका सोल्यूशन निकाल दिया है, तो कांग्रेस का सोल्यूशन तो किसी भाई एक नहीं, कई बड़े स्टेट्स हैं जो कि जिनमें वो रूल कर रहे हैं। इसके पहले वो सत्ता में रहे, उन्होंने भी लंबे समय तक सरकार चलाई है। तो ये केवल ये देखिए, राजनीतिक तौर पे हम किसी पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उसको सोल्यूशन देना उन सरकारों के अगर हाथ में होता और उन्होंने सही प्लानिंग की होती तो शायद उन्होंने पहले ही किया होता। बार बार कांग्रेस को नारा देना पड़ा कि कभी उन्होंने कहा बेरोजगारी का नारा लीजिए, कभी गरीबी का हटाओ का नारा लीजिए। आखिरकार कांग्रेस ने जो नारे दिए, क्या वो 100% उसमें सक्सेसफुल रहे? देखिए, बड़ी आबादी एक अलग इशू है, आबादी बड़ी होना और हमारे पास में मैक्सिमम यूथ होना जो कि ज्यादा कामकाजी हैं, कामकाजी हाथ ज्यादा होना, वर्किंग हैंड ज्यादा होना, और जाकर उनको जाना पड़े विदेशों में अपनी नौकरियां करने। हमारे देश में नहीं करते, जो अच्छे कामकाजी लोग हैं उसमें से एक बड़ी आबादी जो है अन्य देशों में काम करती है, पश्चिमी देशों में काम करती है, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काम करती है, दुबई में आपको बैठा हुआ हिंदुस्तानी आदमी मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जो है इतनी बड़ी जो आबादी आपको वेलकम करती दिखती है अमेरिका में, वो इंडियन ही तो है जो कि हमारे नेताओं का वहां पे बड़े बड़े कार्यक्रम कराती है, बहुत स्पॉन्सरशिप देती है, बट दे आर अर्निंग देयर, वो इंडिया में नहीं कर रहे साहब। आप भारत के उन लोगों को आपने वो अवसर नहीं दिए कि वो यहाँ रहें और इस देश की जनता के लिए, इस देश के लिए अपनी सर्विसेज दें। तो कहीं ना कहीं उनके पास वो ऑप्शन नहीं थे। उस मजबूरी के तहत देखिए, अपना घर कोई नहीं छोड़ना चाहता, अपना देश कोई नहीं छोड़ना चाहता, अपना समाज नहीं छोड़ना चाहता। एक ऐसे देश में जाकर काम करना जहाँ के हमारा वजूद जो है एक लिमिटेड हो, और उसको जब मर दिया तब कैद साहब के H1 वीजा जो है उसके प्रति हमारी नीति बदल गई है। तो फिर आप जो है 10 साल 15 साल अगर लंबे समय तक आपने जॉब नहीं की है, तो अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं बनती तो आप अपनी विजय जी एक बड़ा मुद्दा राहुल जी ने, विजय जी एक बड़ा मुद्दा उठाया महाराष्ट्र का। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के भी 70 लाख नए वोटर कहां से आ गए? ये तो पिछले 5 साल में इतने वोटर जुड़े नहीं। तो आमतौर पर जो चुनाव होता है उससे पहले एक मुहिम चलती है, वोटर जोड़ने वाली या वोटर जिनका कार्ड नहीं बना उनको बनाने वाली। तो ऐसा हो सकता है कि इस कारण से जो है इतने बड़ी तादाद में वोटर बने हो, या जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है? आपको लगता है कि उनकी बात में कोई दम है, जांच होनी चाहिए? देखिए, ये आरोप जो है ये कोई नए नहीं है। ये आरोप अरविंद केजरीवाल भी इस दिल्ली के चुनाव में लगा रहे हैं लगातार, और हरियाणा में भी ये आरोप लगे थे। और निश्चित तौर पर अगर महाराष्ट्र में एक बड़ी संख्या में वोटर जुड़े हैं तो उसके पीछे जो क्लियरिटी है वो चुनाव, अगर देखिए आरोप जो है एक प्रक्रिया है मतदाता बनाना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी राजनीतिक दल आरोप लगा रहा है और वो भी अपोजिशन इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो भाई ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इस पॉइंट पर आकर के कम से कम किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे लोगों के बीच में। और जो सरकारें चुनी, देखिए ये निश्चित तौर पे होता है, चुनावों के पहले बहुत सारे दल नए मतदाता अपने हिसाब से जोड़ने का आवेदन कराते हैं और बहुत सारे लोगों के नाम हटाए जाते हैं। लेकिन ये एक चुनावी प्रक्रिया है। अगर कहीं आरोप इस पर लग रहा है और जिस प्रकार का गैबल लगातार चुनाव के पहले होता रहा है मतदाता सूचियों के साथ में,
तो ये तो निश्चित तौर पे एक जांच का विषय हो सकता है अगर कोई बड़ी हैरत नजर आ रही है तो। बिल्कुल। उपाध्याय जी, ये जांच तो चुनाव आयोग ने कराई और उन्होंने कहा कि देखिए आपकी जो आपत्तियां हैं वो सही नहीं है, तो आप लोग क्यों भरोसा नहीं है चुनाव आयोग की जांच पर जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है ना तो उपाध्याय जी? जी जी। महाराष्ट्र चुनाव में जो वोटर में गड़बड़िंग की बात आपने उठाई थी बहुत पहले भी, उस पर चुनाव आयोग ने बाकायदा जांच की सारी शिकायतों की और कहा कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई है, सारे जो आपके जो 90% बैटरी वाला आरोप थे उसका जवाब भी दिया, कई बार दिया है चुनाव आयोग ने। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जवाब देते हैं वो, लेकिन बार बार एक ही मुद्दा उठाना, फिर जो है इस पर शक जाहिर करना एक संवैधानिक संस्था पर, ठीक है क्या? नहीं, देखिए नवीन जी, चुनाव आयोग हमारी लोकतंत्र को बनाए रखना या लोकतंत्र हमारा किस तरह से चले आगे, जो हमारी एक विरासत के रूप में पहले के पार्टी और सरकारों ने दी है, ये जिम्मेदारी होती है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ लोकतंत्र को बनाए रखना एक संवैधानिक संस्था अगर किसी की जिम्मेदारी है तो चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है पिछले कई वर्षों से, और सरकार भी जिस तरह से उनको कभी हाथ बांध देती है, कभी पूरी डरवाती है, कभी खोल देती है, कभी उनको अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित करती है। निश्चित रूप से आप तमाम फैसले ऐसे देखे होंगे कि आपको लगा होगा कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुकी हुई लगी हुई है। अब जैसे 70 लाख की बात ही कर लीजिए, महाराष्ट्र में देखिए चुनाव में वोटर लिस्ट में वोटर जुड़वाना हटवाना एक लगातार और सतत प्रक्रिया है। हर साल अब 25 जनवरी को हम लोग तो मतदाता जागरूकता अभियान चलाते हैं, उसके आसपास कई दिनों तक ये अभियान चलता रहता है। वही हमने कहा, आप कुछ समझ रहे हैं कि चूंकि अभियान के तौर पर जो है वोटर बढ़ाए गए, उसको आप लोग ये कह कि पिछले 5 साल में नहीं बढ़े, अचानक से जो है बीच में बढ़ गए, तो ये थोड़ा सा जो है सही लगता है, तर्क सही है क्या? नहीं नवीन जी, ये अभियान लगातार चलता रहता है, तो 6 महीना में थोड़ी चल गया है कि 70 लाख वोट बढ़ गए। कौन जुड़ता है कौन हटता है तो प्रक्रिया है तक। और एक आज आप पहले से लेके आज तक और अन्य राज्यों में भी क्या स्थिति है उसको देखेंगे ना भैया, उसको आप मिलाएंगे ना कहाँ पर कितना पर। हिमाचल की जितनी हिमाचल की जनसंख्या उतने वोटर बढ़ जा रहे हैं, तो आश्चर्य तो माना ही जाएगा। कई जगह नाम हटाए गए जोड़े गए, ऐसा दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी इल्जाम और सभी विपक्षी पार्टियां लगा रही, जिस तरह से वोट जोड़ते हैं और अपने पक्ष के लोगों को वोट को मतलब जोड़ते हैं और अन्य पक्ष विरोधी वोट को हटा देते हैं। तो चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष नहीं है। आप बताइए 90% व्यक्ति में क्या इन्होंने दिया जवाब, वो मानने लायक है? ये हम लोग नहीं मानते भाई, 90% व्यक्ति नहीं चार्ज हो सकती है। तो आपके मानने से नहीं क्या होगा ये बताइए? चुनाव आयोग कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और कोई ऐसा आपने जो है सबूत पेश नहीं किया। मन में ये है, एक विचार बन गया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, क्यों आम जनता कह रही है? तो फिर आप चुनाव मत लड़िए ना, फिर अगर आपको भरोसा ही नहीं चुनाव आयोग निष्पक्ष है, दिल्ली चुनाव में लड़ रहे हैं आप, फिर आप हारेंगे, फिर आप कहेंगे कि भाई देखिए कि निष्पक्ष नहीं है। आम जनता का भरोसा, नवीन जी हेलो जी बोलिए। हाँ, आम जनता का भरोसा उठता जा रहा है। आम आदमी सब लोग कह रहे हैं आप भैया हम लोग वोट दे देते हैं इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को, और जब तक ये ईवीएम मशीन रहेगी, चुनाव आयोग रहेगा, ये आप जो है कभी नहीं विपक्ष जीत पाएगा। ठीक है, अतुल यादव जी से पूछ लेते हैं। अतुल यादव जी, देखिए अगर ऐसा है कि भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष है ही नहीं, तो फिर आप चुनाव में उतरते क्यों? अभी मिल्कीपुर में आप लोग आ रहे हैं, फिर अब मान लीजिए हारे हैं, जीता अलग बात है, हारेंगे तो फिर आप कहेंगे चुनाव आयोग ने हरवा दिया। तो ये तो दोनों बातें अपने हाथ में है ना। या तो फिर आप लड़े मत कि भाई हमको पता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, हम लड़ेंगे नहीं चुनाव, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम जनता के अदालत में जाएंगे। चुनाव पर लोकतंत्र में मतदाता का मान सम्मान बहुत बड़ा होता है। जी हाँ आ रही, बोलिए आवाज आ रही है। तो मतदाता जो है अपना मतदान करने के लिए कहीं मतदान केंद्र पर जाता है तो उसको मतदान देने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में जो चुनाव आयोग है उसको अपनी भूमिका अगर कहीं संदेह के घेरे में आएगी तो लोकतंत्र जो है उसमें लोगों का विश्वास घटेगा और मतदान के द्वारा हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। अब चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर के देखिए, हमारे देश में बहुत सारे चुनाव आयुक्त रहे हैं जिन्होंने अपनी पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से एक कीर्तिमान स्थापित किया है और उनका नाम आज अच्छे और
अच्छे चुनाव आयुक्तों में लिया जाता है, तो हमें चुनाव आयोग जो है वो सोचना चाहिए कि देश का लोकतंत्र बड़ा है और उन्हें पारदर्शी चुनाव कराने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। आपने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को भी देखा, किस प्रकार से मशीनरी और पुलिस का दुरुपयोग किया गया। हम नहीं चाहते हैं कि, हमारा मानना है कि देश में मतदाता अपना मत डाले और अपने मन चाहे प्रतिनिधि को चुने। इसके लिए चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मिल्कीपुर का भी चुनाव होने जा रहा परसों, वहां पर भी मतदाता भय मुक्त होकर के अपने मतदान का प्रयोग करें। दिल्ली में भी करें, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, और दिल्ली में तो मुहिम चुनाव हो रहा है, तो मतदाताओं को हमें समझना होगा और देश के लोकतंत्र की रक्षा तभी हो सकती है। और अतुल जी, दिल्ली में आप लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखिए स्याही लगाई जा रही है और बिना वोट दिए पहले से पैसा देकर जो है 3,000-5,000 रुपए दे रहे हैं और स्याही लगा दे रहे हैं। जो वोट उनको नहीं पड़ना है, जिस पर उनको शक है कि हमारे खिलाफ जाएगा, उसको पहले खत्म कर दे रहे हैं। तो ये भी एक नया ट्रेंड आप जो है, नया आरोप है जो है, इसके पक्ष में कोई सबूत दिया नहीं। ऐसे कुछ भी आप लोग दिमाग में जो आता आरोप लगा देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस टाइम पे देश में और कई राज्यों में उसकी सरकार है। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं अगर माननीय केजरीवाल जी के द्वारा बात उठाई गई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चुनाव आयोग को सोचना है कि कैसे मतदाताओं को मतलब समझाया जाए या किस प्रकार से मतलब बातों को रखा जाए। तो मेरा मानना है कि हमारा जो चुनाव आयोग है उसको बहुत निष्पक्ष होना चाहिए और चुनाव आयोग पारदर्शी होकर के कार्य करे। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी, ये चुनाव वाला जो मुद्दा है, मुख्य चुनाव आयुक्त पे जो है आरोप है, केजरीवाल जी लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, ये खत्म होता दिखाई दे नहीं रहा है। अब जो चूंकि वो रिटायर हो जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, नए चुनाव आयुक्त आएंगे तो उनकी तैनाती में राहुल गांधी जी कह रहे हैं हमारी राय ली नहीं जाती है, हम लोग मीटिंगों में जाते हैं और सीजीआई को उसमें हटा दिया गया है, सरकार जिसको चाहती है उसको चुनवा लेती है और इस तरह पूरे देश में धांधली चल रही है। तो ये परसेप्शन खत्म होना बहुत जरूरी नहीं है कि भाई ईमानदारी चुनाव नहीं हो रहे हैं? नहीं, लोकसभा का चुनाव जो हुआ वो बेईमानी से हुआ, उस पर तो इन्होंने बहुत बड़ा ऐसा जश्न मनाया था जैसे कि पूरा फतेह कर लिया। उस वक्त तो आपने चुनाव आयोग को किसी भी प्रकार से क्रिटिसाइज नहीं किया था। अभी समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो उपचुनाव की तो दुहाई दे रहे थे, मगर उससे पहले आपने लोकसभा में 37 सीटें ली, उस पर कुछ नहीं बोले। या चुनाव आयोग जो है वो झारखंड में कुछ अलग तरीके से काम करता, कश्मीर में अलग तरीके से काम करता। 70 लाख वोटर को कह रहे हैं कैसे बढ़ गए वो लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच में इतना कम समय था। दुरुपयोग का उत्तर प्रदेश में तो कैसे बढ़े? दुरुपयोग किया गया कि नहीं किया गया? ये जो लोग बड़े हैं कैसे बढ़े? भाजपा ने बढ़ा दिए और चुनाव आयोग ने उनको जोड़ लिया एकदम, और वो सारे के सारे भाजपा ही थे। नहीं हुआ। ये सारी व्यवस्थाएं जो है ना, जहाँ पर 2% से ज्यादा अगर 2% से ज्यादा वोटर बढ़ता है या घटता है तो उसके लिए एक नियम है व्यक्तिगत रूप से जाकर के वहां पर। अतुल जी सुन लीजिए, फिर बाद में फिर बोल, अभी तो दिया था मौका। इस तरीके से नहीं होता कि चाहे जिसको घटा दिया किसी को जोड़ दिया। उपाध्याय जी बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं। हार रहे हैं, मिल्कीपुर बुरी तरीके से हारने वाले हैं, इसलिए आप एक परसेप्शन बना रहे हैं कि जो है हम इस बात पर ये बात कहेंगे क्योंकि नाच नहीं आ रहा है, आंगन टेढ़ा बताना है। जो हमारे हमारे कमीशन को जो है ना क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं। आपकी कारगुजारियां और झूठे वायदे उस सब की निगाह में हैं, इसलिए वो सब चीजें। अतुल जी अभी आऊंगा आपके पास। अतुल जी आऊंगा जी, बोले शांत जी। आपकी कारगुजारी और जो झूठे वायदे हैं वो सबकी निगाह में है, तो जनता ने मन बना दिया आपको आपके खिलाफ काम करने का। जो है अपनी पारदर्शिता साबित करे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव किस प्रकार से करवाएगा। क्या चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएं, मतदाता भय मुक्त होकर के मतदान करें? ये हमारे संविधान की रक्षा का समय है। संविधान अगर होगा तो देश चलेगा, देश चलेगा तो प्रदेश में भी उन्नतियां होंगी, हर जगह उन्नतियां होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिटलर के जमाने में जैसे स्थिति जीने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। वो पुलिस तंत्र का कितना बड़ा दुरुपयोग उपचुनाव में किया गया, पूरी देश दुनिया ने देखा, सभी राज्यों ने देखा, सबने देखा। क्या भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता में रहेगी?
समाजवादी पार्टी 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेगी और यही जनता, जो उत्तर प्रदेश की जनता, महान जनता है, जिसने लोकसभा में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जिताया है, यही जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और मिल्कीपुर का चुनाव भी जिताएगी और 27 का चुनाव भी जिताएगी। ठीक है, अभी आपका हो गया ना यादव जी, हो गया ना, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए चुनाव आयोग वाली बात अपनी जगह, राहुल गांधी जी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया जो है अमेरिका से निमंत्रण पाने के लिए विदेश मंत्री को लगाया गया था, और वो लगातार ये खबरें जो है पहले भी आती थी, लेकिन इस बार संसद में पहली बार जब राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, अब इसको लेके आप लोग बहुत गुस्से में है कि भाई प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं संसद में खड़े हो गए, तो ये जो है ये किस तरह का मामला है? एक बात बताएं, इस प्रकार की बात संसद के पटल पे करना और उसको एविडेंस बनाना, कोई उसका कोई औचित्य है? हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थे, उनको बुलाया गया था, तो इस प्रकार की बात करना बिल्कुल बेतुका है। वहां पर नहीं बुलाया गया, कौन कह रहा है? एक प्रोटोकॉल होता है, उस हिसाब से जो है ना सबको आमंत्रित किया जाता है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने देश के निर्माण में अपना पूरी तरीके से योगदान दे रहे हैं, हम सब मिलकर के इस देश की प्रगति दे रहे हैं। आप वहां पर किसने किसको बुलाया और किसने किस तरीके से उसको गले लगाए, ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। राहुल गांधी जी को इन सब चीजों से ऊपर उठ करके देखना पड़ेगा। आप हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, तो बचकाने बयानबाजियां, बचकाने इस प्रकार की सोच, इन सब चीजों से निकल करके आप हम लोग जो काम कर रहे हैं उस पर निगाह रखो ना। आप दूसरे मुल्कों में जाते और वहां से बत्तख उठा करके ला करके यहाँ के बच्चों को बहकाते, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर आकर के अच्छे विकल्प बताने चाहिए। आप यूथ हैं, आप यूथ तो नहीं है, खैर मेरे बराबर ही हैं तो यूथ तो नहीं है, मगर हाँ आपको अपने देश के यूथ है उसको आगे बढ़ाने के लिए रास्ते बनाने यूथ की तरफ फिट है वो राहुल गांधी जी, इसलिए फिट लगते हैं फिट लगते हैं, युवा की तरह फिट रहते हैं ना, उम्र वाले उनके हो, लेकिन फिटनेस अच्छी है। अच्छा खाने पीने को अच्छा मिलता है भाई, हमारा थोड़ा कम होगा विजय दुबे साहब वो बाहर जाते हैं और हमें तमाम बताना पड़ता है कि हम कहाँ गए जिम जाते हैं, जिम, राहुल गांधी जिम जाते हैं। बात नहीं है, मैं सम्मान करता हूँ राहुल जी के, ऐसी बात नहीं है, फिटनेस अच्छी है। विजय दुबे साहब, तो खैर जो चीजें जो है संसद के पटल पे ऐसे बिना के सबूत के ये बात रखना कि अमेरिका में, ठीक है कि खबरें तो थी, मीडिया के वर्ग में खबरें थी कि प्रधानमंत्री मोदी कयास लगाए जा रहे थे कि उनको निमंत्रण नहीं मिला, और जयशंकर विदेश मंत्री जी बहुत प्रयास करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में उनको बुला लिया जाए, ये थी। लेकिन इसको ये औपचारिक तौर पर संसद में प्रस्तुत कर देना कयासों के आधार पर, ये थोड़ा सा नेता प्रतिपक्ष की गरिमा के हिसाब से ठीक देखते हैं आप जो है? नहीं यार, देखिए प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की बात पटल पे रखना, और दूसरी बात है नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस बात को उठाना, ये दोनों ही ठीक नहीं है। कारण ये है कि देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, और उस गरिमा, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। इस बात को हमें पहले समझ लेना चाहिए बहुत अच्छे से कि देश का राष्ट्रपति है, वो हमारा राष्ट्रपति है। हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो विदेश, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कम्युनिटी है, वो हमारे बारे में क्या सोचेगी, और हमारे बारे में जो सम्मान, जो भारतीयों के बारे में जो इमेज क्रिएट होगी, वो कैसी होगी। देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां गरिमा की बात आएगी, जहां देश की बात आएगी, ये सबके लिए एक संकट की स्थिति होगी कि हमारे देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में, या प्राइम मिनिस्टर इन जनरल जो भी रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में जब गरिमापूर्ण बातचीत नहीं होती है तो उससे हमें एक ठेस पहुंचती है, और अच्छा नहीं लगता है इस बात का कि विदेशों में लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और राहुल जी को निश्चित तौर पे वो अपोजिशन पार्टी के विपक्षी दलों के नेता हैं, और जिस प्रकार से अभी डोनाल्ड ट्रंप के जो शपथ ग्रहण में उनके यहाँ पर चूंकि विदेश मंत्री कई सारे देशों के थे और वहां एक सम्मेलन विदेश मंत्रियों का होना था, तो उन्होंने विदेश मंत्री के तहत अगर विदेश मंत्री को नेता दिया तो भी कोई बात नहीं थी। लेकिन ये बात जो है, अगर देखिए कूटनीतिक तौर पर बहुत सारी बातें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस कूटनीतिक बातचीत को हम डिप्लोमेटिक जो बिहेवियर है उसको ओपन नहीं कर सकते। वो जो ओपन करके उसमें खुली में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है।
और इसको नहीं करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस चीज को मानता हूँ ऐसे ही। राहुल गांधी को इसको नहीं उठाना चाहिए था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को किसी जगह ऐसी बात कही जाएगी कि अप्रोच करना पड़ रहा है जाने के लिए। आप सोचिए वो स्थिति क्या होगी। उपाध्याय जी क्या कहेंगे? इस चीज से सहमत नहीं हूँ। देखिए नवीन जी, मैं विजय जी की बात का सम्मान करता हूं, लेकिन आप देखिए विजय जी से हम पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, भैया जब हमारे देश, देखिए किसी भी देश में अगर चुनाव हो रहा है तो वहां के विभिन्न पार्टियों से हमको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं। एक देश के दूसरे देश के प्रधानमंत्री अगर वहां पर जाकर एक पार्टी का प्रचार करे, अब की बार ट्रंप सरकार, तो निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री की पद की गरिमा स्वयं गिरती है, जिसकी हम भरपाई नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ट्रंप की सरकार नहीं आती, ऐसा हुआ भी, बाइडेन जी आए राष्ट्रपति, और तो आप बताइए अगर यहाँ मोदी जी रहे ही प्रधानमंत्री तो क्या संबंध अच्छे रहे होंगे? उनके मन में नहीं रहा होगा कि ये तो भैया ट्रंप जी का प्रचार करने आए थे। तो मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा, भारत की सम्मान की पद और गरिमा गिराया है, और विदेशों में जाकर कि भारत में जन्म लेने पर हमको पछतावा हो रहा है, हम पूरे पाप के भागी हैं, पहले के लोग कहा करते थे। तो ये प्रधानमंत्री जी ने अपने पद की गरिमा को स्वयं गिराया है। जिस तरह से देश में विपक्ष के नेता या गांधी परिवार पर झूठ का हमला करते हैं और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताते हैं, कांग्रेस की विधवा बताते रहे हैं सोनिया जी को, और ये कहाँ से, तो ये सब अपमानजनक बातें कोई प्रधानमंत्री पहले नहीं बोला करता था। नहीं जी, पहले के प्रधानमंत्री बहुत नपी तुली बात कहा करते थे और जिसकी कहीं न कहीं सच्चा होती थी। मोदी जी ऐसी बात बोलते हैं जैसे भैंस छोड़ ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, क्या ऐसा संभव है? बताइए, संभव है? मुसलमानों को दे देंगे, ऐसा संभव नहीं है। उपाध्याय जी कुछ कहना चाहते, दुबे साहब कुछ कहना चाहते? देखिए आप अपनी बात जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात को एक इस नजरिए से कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों के बीच लगते हैं, ये राजनीतिक मुद्दों पे ये सब बातें होती हैं। प्रधानमंत्री चूंकि एक पार्टी के नेता भी हैं, तो वो जब चूंकि उनको लीड करते हैं, इसलिए वो बातें आपको चुनावों के दौरान बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। एक भाषा की मर्यादा कह लीजिए टूटती भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सभी दलों की ओर से होता है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि केवल एक ओर से हो रहा है। आपको राजनीतिक बातों का राजनीतिक तौर पे जवाब देना चाहिए। कारण यह है कि आप एक राजनीतिक दल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बात यह है कि हम किसी दूसरे देश की राजनीति की धारा बदल सकते हैं, वो मैं नहीं मानता हूं इस बात को। उसका कारण यह है कि कोई चाह के भी अगर कहे कि साहब अमेरिका में जाकर के हम इन्फ्लुएंस करके किसी को वोट दिलवा देंगे, तो एक बार ट्रंप को हरना पड़ा था और दूसरी सरकार सत्ता में आई थी, और इस बार जो है ट्रंप साहब सत्ता में आए जब पिछली दूसरी पार्टी हार चुकी है वहां पे। तो ये हम कहें कि साहब ब्रिटेन में सत्ता बदल देंगे, वहां तो हमारा एक भारतवंशी ही प्रधानमंत्री बना था, तो वहां के लोग, आप ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि इतने परिपक्व हैं कि आपके कहने से डिसीजन वो एक प्रकार का नहीं लेंगे जिसको जो सपोर्ट करता है, चाहे वो भारत में करे अमेरिका में करे, वो उसको सपोर्टर है। उसको बदलना इतना आसान नहीं है। और किसी के कहने से कोई व्यक्ति जो वहां ऑलरेडी रह रहा है, उसके अपने कुछ मुद्दे हो सकते हैं, उसकी अपनी एक सोच होगी, निश्चित तौर पे उसकी अपनी समस्याएं भी होंगी, और वो किसी पार्टी से एफिलेट भी कर सकता है। तो ये नहीं माना जा सकता है कि किसी के कह देने भर से वहां पर चुनाव का पैटर्न बदल जाएगा और वहां के भारतीय जो है वो कंजर्वेटिव जो है दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे और लिबरल जो है उधर चले जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है। चाहे वो भारत में, या ट्राई करके देख लीजिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को बुलाइए और कहिए कि सारे मुस्लिम्स को कह दो कि वो जो है बीजेपी को वोट डाल देंगे क्या? नहीं, संभव नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को। हाँ, राजनीतिक तौर पे स्थानीय स्तर पे देश के भीतर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। और प्रधानमंत्री चूंकि हर अपनी पार्टियों का लीड करते हैं, इसलिए उनको उस मैदान में उतरना होता है, क्योंकि अपनी पार्टी के लिए अब वोट मांगने होते हैं, सरकार को वहां अपनी पार्टी को जिताना होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि राजनीतिक तौर पे कोई प्रधानमंत्री अपने पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करे। वो करेगा भाई, वो लीडर है उस पार्टी का। भाई राहुल जी को भी जहाँ कैंपेन करना है वहां करते हैं, उसके लिए पूरी छूट है उनको, कोई नहीं रोक सकता उनको कैंपेन करने। जी उपाध्याय जी बोलिए। हाँ देखिए विजय जी, आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन
आप बताइए, प्रधानमंत्री जाकर कहे थे कि नहीं कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो एक लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की ये भी जिम्मेदारी है कि विदेशों में मेरा मान सम्मान गिरने न पावे। और अगर प्रधानमंत्री जाकर अपने देश का अपमान करता है तो अपनी उसकी बात तो कहेगा ही, उसको अपनी जिम्मेदारी तो निभाएगा ही। वही राहुल जी निभा रहे हैं। आप इस बात को मान लीजिए, मानते भी होंगे, भले यहाँ कहे न कहे, आप बहुत बुद्धिमान और निष्पक्ष विश्लेषण करता है विजय जी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से शब्दों की गरिमा को गिराया है, शब्दों के द्वारा इस पद की गरिमा को गिराया है, चाहे मनमोहन सिंह पर लेकर बयान कहा उन्होंने, ये किसी प्रधानमंत्री ने कहा नहीं है, अझूठ एकदम बात कहा है। तो राहुल जी हमेशा जो है देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बढ़ाने की बात करते हैं। शुरू से ही हम विदेश नीति के मामले में नेहरू जी के समय से ही हम विदेशों में हमारी धाक रही है। हमारे प्रधानमंत्री की चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो, अमेरिका खासतौर ले लीजिए, कितनी इज्जत हुआ करती थी। जहां तक आप इंग्लैंड की बात करते हैं, प्रधानमंत्री इंग्लैंड के जो है वो चुने नहीं थे सुनील जी, वो जनता ने उनको चुना नहीं था, वो बन गए थे परिस्थितिवश, और अगली बार जनता ने उनको हरा दिया। तो उस समय भी किस तरह से ये लोग कहते थे भारत वंशी प्रधानमंत्री बन गया, ये हो गया वो हो गया, और पूरा झंडा मोदी जी गाड़ रहे थे कि मोदी जी ने सुनील जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया। अगले चुनाव में ये भी वहां पर निगेटिव हो गया कि भारत के और लोग भाजपा के समर्थक एक वर्ग जो ये कह रहा है कि भारत वंशी है। अरे भाई वो देश के वहां के नागरिक है, किसी वंशी हो, इंग्लैंड के प्रति जवाबदेही है, इंग्लैंड के विकास के प्रति जवाबदेही है। जिस तरह की इनकी मानसिकता यही होती है। जैसे सोनिया जी को लेकर कहते हैं कि विदेशी महिला है, अरे सोनिया जी तो इस देश के लिए मर रही है, मिट रही है। उनका जन्म भले इटली में हुआ है और शादी के द्वारा यहाँ की बहू बनकर आई गांधी परिवार की, तो इस देश के लिए मर रही है और 78 साल की हो चुकी है। ये तो 96 में ये लोग आरएसएस और बीजेपी लोग कहते थे चलो सोनिया जी राजीव जी की मृत्यु के बाद चली जाएगी विदेश, राहुल जी चले जाएंगे अपने नाना के घर। तो ये सब इन लोगों की सोच दिखाती है कि विदेश के प्रति, और वहां से प्रधानमंत्री से आप गले मिलते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरह से उपाध्याय जी, जिस तरह से भाषण जो है संसद में दिए जा रहे हैं, उसमें कहीं कहीं पार्टी शामिल है और पार्टी से हट के वाली बात जो है केवल दिखावे के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मानों का। तो राजधानी में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।